नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। यह अग्नि परीक्षा की घड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों पार्टी की ओर से मिशन 400 पार को उधार देने में जुटे हैं। यही वजह है लगातार नेताओं के साथ बैठक करना हो या फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करना। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसी कड़ी में कल अमित शाह मध्य प्रदेश में हुंकार भरते नजर आएंगे। आखिर शाह के दौरे से कितनी बदलेगी मध्य प्रदेश की हवा और पार्टी के मिशन 400 पार को मिलेगी कितनी मजबूती? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं और इस बार भी वो अपने मिशन 400 पार को उधार देते नजर आएंगे। अमित शाह पिछले दौरे के दौरान भी खजुराहो पहुंचे थे और कल भी वो खजुराहो लोकसभा सीट के विजय राघवगढ़ के हरही में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी पार्टी की ओर से लगभग पूरी कर ली गई है। और इसी तैयारी के बीच कल अमित शाह खजुराहो समेत इससे सटी आसपास की सीटों को साधेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूरे देश में कमल खिलने का दावा किया, वहीं दूसरी ओर विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक ने कहा बीजेपी से डरकर सपा प्रत्याशी ने गलत नामांकन भर दिया। डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम और आज जसूजा जी के साथ जितने हमारे सब लोगों ने ज्वाइन किया है, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी और पारंगत लोग हैं। इसलिए मैं आज सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में इस क्षेत्र में तो इतिहास बनाएंगे ही, देश के अंदर भी इस बार इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर जीत करके मोदी जी का अब की बार 400 पार का आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हमारे विजय राघवगढ़ की बरी में होने जा रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया और 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य संकट की पहुंचाई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। एक भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है कि अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि सब परिवार लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक के मेरे को ऐसा लगता है कि सारे आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश के इस भूभाग के ध्वस्त होने वाले भीड़ के आंकड़े लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आने वाले। अमित शाह के दौरे से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मामले में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। अमित शाह जी का मध्य प्रदेश का दौरा निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उत्साह नहीं भरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में पिछड़ने जा रही है, इसकी और बुरी हालत हो जाएगी। अमित शाह ने 200 पार का नारा बंगाल में दिया, 40 पार का नारा दिल्ली में दिया। उसका क्या हश्र हुआ जब आप जैसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हम ऐसा नारा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए देते हैं जो जुमला है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और इसीलिए अमित शाह लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब आपको खजुराहो सीट का सियासी गणित भी बता देते हैं। बुंदेलखंड संभाग में आती है मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट। वहीं इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां हुए 9 लोकसभा चुनावों में सिर्फ एक बार कांग्रेस को जीत मिली। साल 2009, 2014, 2019 में लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहां से जीतते आते रहे हैं। पिछली बार हुए चुनावों में वी डी शर्मा को 4,92,382 वोटों से जीत मिली थी। खजुराहो लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ तो माना ही जाता है। अब आपको यह बता देते हैं कि इसके पीछे क्या क्या वजह नजर आई। मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है खजुराहो लोकसभा सीट। यहां से पूर्व सीएम उमा भारती 4 बार सांसद रही हैं। वहीं एक बार कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी को 1999 में जीत मिली थी, जिसके बाद 2004 में सत्यव्रत चतुर्वेदी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। 1990 के बाद से 7 बार बीजेपी यहां से जीतती आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है खजुराहो में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों खजुराहो के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि साल दर साल किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत इस सीट से मिलता रहा है। बात अगर साल 2009 की करें तो 2009 लोकसभा चुनाव खजुराहो सीट पर बीजेपी को 39.3% वोट मिला था। वहीं कांग्रेस को 34.5% वोट मिला था।
वहीं 2014 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 54.03% वोट शेयर हासिल किया था, तो वहीं कांग्रेस को 26% वोट मिला था। 2019 के चुनाव में फिर बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी देखी गई, जब बीजेपी ने 64.4% वोट के साथ जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को फिर 25.3% वोट पर ही संतुष्ट रहना पड़ा। तो मिशन 29 पर लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश। देश के गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो आ रहे हैं और संदेश दूर तलक तक जाएगा। असर कितना होगा, नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जहां जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज चेहरे जा रहे हैं, विधानसभा चुनावों में इसका व्यापक असर देखने को मिला था और अब तो अमित शाह आ रहे हैं। संगठन की मजबूती से लेकर जनता के बीच पैठ बनाने तक हर बात पर रणनीति के लिहाज से लगातार संवाद करते हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। इस लिहाज से भी अमित शाह जब जब प्रदेश में आते हैं, उनके दौरे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक विस्तार से समझाने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। अजय, अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश और देश भर में लोकसभा का चुनाव है और मध्य प्रदेश में खासतौर से 29 लोकसभा की सीटें, क्योंकि पहले 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन एक सीट जो छिंदवाड़ा में है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पास, मौजूदा वक्त में सांसद है, अब उसको भी भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, क्योंकि 29 की 29 सीटें बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस बात का जिक्र किया है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के गले में 29 कमल फूल की माला जो है उन्हें पहनानी है और उसके लिए छिंदवाड़ा जीतना बेहद मुश्किल है। तभी 29 फूलों की माला प्रधानमंत्री मोदी के गले में भारतीय जनता पार्टी पहना पाएगी। उसके लिए अब चाहे ज्वाइनिंग अभियान के जरिए जिस तरह से कमलनाथ के तमाम करीबी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कल खुद अमित शाह दौरे पर, मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और अमित शाह के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित भी है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब जब अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। और अमित शाह विधानसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगातार दौरे करते हैं और अमित शाह के दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित रहते हैं, उनकी स्पीचेस और जिस तरह से वो जनता को संबोधित करते हैं। यही कारण है कि राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी प्लानिंग होती है। अब फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, वो आदिवासियों को साधने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ राजनाथ सिंह का भी कल दौरा है, मध्य प्रदेश के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी के भी लगातार दौरे होते रहे, तो अमित शाह का दौरा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का, चाहे राजनाथ सिंह का, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर इनके दौरे का फर्क तो पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उसको लेकर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इस प्रचार के बाद कितना वोट में तब्दील होता है ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार 360 डिग्री एंगल, जी तोड़ मेहनत भी हो रही है और दिग्गज लगातार दौरे भी कर रहे हैं। अजय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अग्नि परीक्षा में हम आपको हर दिन एक सीट का सियासी गणित समझाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सीधी सीट की। इस सीट पर पहले चरण में मतदान होना है और सियासी लिहाज से इस सीट पर सियासतदानों की पैनी नजर भी रहती है। चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं सीधी सीट का सियासी गणित क्या कहता है। विंध्य की सीधी लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो अनुसूचित जाति की संख्या 11% के आसपास और अनुसूचित जनजाति की संख्या 32% है। हालांकि इलाके में ठाकुरों और ब्राह्मणों का वर्चस्व नजर आता है। इलाके की 8 में से 3 सीटें एसटी और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। हालांकि 4 सीटों पर अनारक्षित चुनाव होता है। और अब आपको बताते हैं सीट के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बारे में। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा में आने वाली 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। ठीक यही हाल साल 2008 के चुनाव में भी था। हालांकि साल 2013 की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली थी। और अब आपको बताते हैं
सीधी सीट के 2019 के नतीजे। 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी की रीति पाठक को 6,98,342 यानी कि 54.44% वोट मिले। वहीं कांग्रेस के अजय सिंह को 4,11,818 यानी कि 32.11% वोट मिले। कुछ यही हाल 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब रीति पाठक को 4,75,678 यानी कि 48.94% वोट मिले थे और कांग्रेस के इंद्रजीत कुमार को 3,67,632 यानी कि 37.82 वोट मिले थे। अब आपको सीधी लोकसभा सीट पर वोटर्स की संख्या भी बता देते हैं। सीधी में कुल वोटर्स की संख्या 18,45,547 है। इसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,66,579 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या है 8,78,948। 2019 में हुए मतगणना की बात करें तो इलाके में 12,82,705 वोट पड़े थे, यानी इलाके में कुल 69.50% वोट पड़े। इनमें से 5,627 वोट नोटा को डाले गए। और साफ तौर से अग्नि परीक्षा में अब हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, टर्न आ गया है, क्योंकि एनडीए के साथ अब ठाकरे भी आ गए हैं। ये ठाकरे हैं बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया। यह खबर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट की टेंशन बढ़ाने वाली है। लेकिन इस सियासी हलचल के बीच एक सवाल और खड़ा हो रहा है। जब राज ठाकरे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने राज्यसभा या विधान परिषद की सीट भी एनडीए से नहीं मांगी, तो फिर राज ठाकरे को इस डील में क्या मिलेगा? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए भाई। आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो। और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी भी होते तो जो राज ठाकरे जी ने किया है वही वे करते। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन दिया तो महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ गई और एनडीए का खेमा गदगद हो गया। अब भले ही राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इंजन 2024 लोकसभा चुनाव की पटरी पर न दौड़े, लेकिन उसका पूरा जोर रहेगा कि 2024 में महाराष्ट्र में कमल खिले, धनुष बाण का हर निशाना सटीक लगे और घड़ी की टिक टिक की आवाज और मजबूत हो। राज ठाकरे ने कहा है कि उन्हें न विधान परिषद चाहिए न राज्यसभा चाहिए, वो चाहते हैं देश को एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए। मी म्हटलं तुम्हाला, मी आज सांगतो, म्हटलं त्या राज्यसभाही नको आणि ती विधान परिषदही नको, पण या देशाला चांगल्या खंबीर नेतृत्वाची गरज है। राज ठाकरे ने अगर एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया तो इसकी वजह क्या है? इससे राज ठाकरे और एनडीए को क्या फायदा होगा? इसे जानने से पहले जानिए उनके इस कदम का महाराष्ट्र की सियासत के दोनों पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के लिए चुनाव से पहले राज ठाकरे का समर्थन एक बूस्टर डोज है। जिन्हें राज ठाकरे के समर्थन से सबसे ज्यादा राहत मिली है, वो बाहें फैलाकर राज ठाकरे का स्वागत कर रहे हैं। मैं त्यांचं स्वागत करतो आणि मोदी साहेबांचं नेतृत्व आणि मोदी साहेबांच्या विकासाच्या कामाला, देशाच्या प्रगतीसाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेजी यांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। वैसे महाराष्ट्र में सभी हिंदुत्ववादी पार्टियां बाला साहेब की विरासत पर ही सियासत करती हैं। अब बीजेपी बता रही है बेटा विचारों में भटक गया और भतीजा हिंदुत्व के पैरोकारों के साथ आ गया। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ महागद्दारी करने का काम श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने किया है। देश का जिस प्रकार से सब दूर विकास हो रहा है,
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उस बात को लेकर वे हमारे साथ आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। लोकसभा चुनाव 2024 में शिवसेना उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। राज ठाकरे का समर्थन एनडीए को मिलने से सबसे ज्यादा चोट उसके ही वोटों पर आएगी। इसलिए उद्धव के चाणक्य राज ठाकरे के फैसले पर चोट कर रहे हैं। अब जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है? वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई कि आपने अचानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया? राज ठाकरे जी की मन से इस पार्टी से मुझे जहां तक जानकारी है, किसी भी कार्यकर्ता ने लोकसभा के लिए उम्मीदवारी का आवेदन पत्र ही नहीं भरा। अब इतनी बड़ी पार्टी और कोई आवेदन ही नहीं कर रहा, तो क्या मुंह लेके लोकसभा में लोगों के बीच में जाएंगे? शायद इसीलिए अपना दर्द छुपाने के दृष्टिकोण से उन्होंने इस प्रकार का समर्थन उनको जाहिर किया। सियासत में साथ की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन राज ठाकरे की दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद ये तय हो गया था कि 2024 में वो एनडीए के साथ जाने वाले हैं। वैसे राज ठाकरे बीजेपी पर नरम गरम होते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो सुर बदल सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे को बिना शर्त, बिना सीट एनडीए को समर्थन देने के बदले क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब भी महाराष्ट्र की जनता तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।